नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है फैक्टर एंड मल्टीपुल। हिंदी में दोस्तों इसे गुणनखंड और गुणज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर से सीटेट में हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन और कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए फैक्टर एंड मल्टीपुल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं एक बार आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप जो है मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है गुणनखंड और गुणज। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणनखंड और गुणज है क्या, इसके बारे में देखिए। तो दोस्तों पहले गुणज के बारे में देखते हैं। गुणज का दूसरा नाम अपवर्त भी होता है और अंग्रेजी में से मल्टीपुल कहते हैं। दोस्तों, यदि किसी दी गई संख्याओं को किसी दी गई संख्याओं को लगातार एक, दो, तीन, चार डॉट 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 अनंत तक ये संख्या यानी प्राकृतिक संख्या से गुणा किया जाए तो हमें उस संख्या के गुणज प्राप्त होते हैं। दोस्तों याद रखिए, यदि किसी संख्या को 1, 2, 3, 4 यानी इसका जो है कोई लिमिट नहीं है, 1 से लेकर के और अनंत तक किसी भी संख्या से अगर गुणा किया जाए तो उसका जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा उसे गुणज के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए दोस्तों, जैसे 4 का गुणज लिखना है तो 4 को यदि 1 से गुणा करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। फिर 2 से गुणा करते हैं तो 8 प्राप्त होता है। 3 से गुणा करते हैं तो 12 प्राप्त होता है। 4 से गुणा करते हैं तो 16 प्राप्त होता है। 5 से गुणा करते हैं तो 20 प्राप्त होता है। इस तरह से जो है 4 के गुणज जो है अनंत तक हो सकता है। यानी इसका जो है अंतिम कौन सा गुणज होगा ये हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, पहला गुणज तो 4 हुआ, 1 से गुणा किए तो पहला गुणज निकला, 2 से गुणा किए तो दूसरा निकला। इस तरह से जो है निकलते निकलते जो है अनंत ढेर सारा निकल सकता है। तो 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से जो है आगे बढ़ता रहेगा। 5 का गुणज देखिए, 5 का गुणज हो गया पहला, 5 का गुणज 5, दूसरा हो गया 10, तीसरा हो गया 15, फिर हो गया 20, 25 इस तरह से जो है आगे बढ़ता रहेगा। नोट में देखिए दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल प्राप्त होता है और इस गुणनफल को गुणा की गई संख्याओं में से प्रत्येक का गुणज कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यदि 2 संख्याओं को गुणा करते हैं और जो रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट को दोनों संख्याओं का गुणज कहा जाता है। तो देख लीजिए, यह दी गई संख्याओं का सार्वगुणज भी होता है। और देखिए, जैसे 4 और 5 को गुणा कर रहे हैं तो 4 और 5 को गुणा करने पर यहाँ देखिए 4 और 5 को जब गुणा करते हैं तो रिजल्ट 20 प्राप्त होता है। और 20 जो है दोनों संख्या 4 का भी और 5 का भी दोनों का गुणज कहलाएगा और इसे सार्वगुणज भी कह सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों,
14 और 18 का 10वां गुणज ज्ञात करना है। तो देखिए 10वां गुणज ज्ञात करना है, पहला अगर ज्ञात करना रहता तो 1 से गुना करते, दूसरा ज्ञात करना रहता तो 2 से, तीसरा तो 3 से, इस तरह से निकालते हैं। यहाँ 10वां गुणज निकालना है तो 14 का 10वां गुणज निकाल लेंगे तो यहाँ 14 को 10 से गुना करेंगे और रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, 140 प्राप्त होगा। फिर देखिए यदि 18 का 10वां गुणज निकालना है तो 18 को 10 से गुना करेंगे और रिजल्ट होगा 180। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए गुणज कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का गुणज निकालना है तो उसको जो है आगे गुना करते रहिए और गुना करने पर जो भी संख्या आएगा वही उसका गुणज हुआ। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है गुणनखंड। गुणनखंड देखिए, गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर के नाम से जानते हैं। और देखिए दोस्तों फैक्टर या गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड एक भाजक होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होता है। यानी दोस्तों गुणनखंड वैसी संख्या जिससे दी गई संख्या में भाग लग जाए वही गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे 21 है, 21 में यदि 1 से भाग देते हैं तो 1 से भाग लग रहा है, 3 से देते हैं तो 3 से भी पूरा पूरा भाग लग रहा है, 7 से भी पूरा पूरा भाग लग रहा है और 21 से भी पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो यहाँ 1, 3, 7 और 21 सभी 21 का गुणनखंड कहलाएगा। यानी वैसी संख्या जिससे दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए वह सभी संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ दोस्तों देख लिए हैं, एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है और स्वयं वह संख्या भी अपना गुणनखंड होता है। तो एक और स्वयं वह संख्या ये तो गुणनखंड होगा ही और बाकी भी गुणनखंड हो सकता है। फिर आगे देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। यानी किसी संख्या का गुणनखंड जो है उसका पूरा पूरा विभाजक का मतलब हुआ उस गुणनखंड से जो है पूरा पूरा उसमें भाग लग जाएगा, इसे ही पूरा पूरा विभाजक कहते हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज भी होता है। जैसे देख लीजिए 20 का जो है गुणनखंड 4 हो रहा है, एक तो होता ही है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरह से गुणनखंड होता है। तो यहाँ 4 और 5 लिए हैं। देखिए 20 का जो है 20 का गुणनखंड 4 और 5 है और 4 और 5 का जो है गुणज 20 है। तो यही इस लाइन का अर्थ है, जो एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज भी होता है। फिर देखिए दोस्तों आगे है एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक जो है आप पहले ही देख चुके हैं, एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा। उसके बाद देखिए प्रत्येक संख्या स्वयं अपना गुणनखंड होता है। इस लाइन को भी याद रखिएगा, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना गुणनखंड होता है। फिर अगला लाइन याद रखिए, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। ये पॉइंट दोस्तों याद रखने वाला है। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। अगला पॉइंट याद रखने लायक है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर भी हो सकता है। यानी कोई दी गई संख्या है और उसका गुणनखंड निकालना है तो उस संख्या से या तो छोटा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है गुणनखंडों की संख्या। जैसे मान लीजिए 4 का गुणनखंड निकालना है तो 4 का गुणनखंड हो गया 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। यहाँ गुणनखंडों की संख्या 3 हुई और संख्या का मान था 4, तो 4 से या तो गुणनखंडों की संख्या कम होगा या 4 के बराबर भी हो सकता है।
ये हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे इसको याद रखिए। अब देखिए अगला पॉइंट है, दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित, जिसको अंग्रेजी में फाइनाइट कहते हैं, फाइनाइट होती है। यानी इसका अर्थ हुआ गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स है गुणनखंडों की संख्या। अब दोस्तों गुणज के बारे में थोड़ा सा गुण देख लीजिए। गुणज का गुण क्या है? गुणज एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। गुणज जो है प्रत्येक संख्या के बराबर होगा या नहीं तो उससे बड़ा होगा, छोटी नहीं हो सकती है गुणज। फिर देखिए गुणज दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित यानी इनफाइनाइट होती है, और दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं गुणजों की संख्या अनंत हो सकती है। फिर अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। दोस्तों इस लाइन को याद रखिए, यह जो है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो उसे एक पूर्ण संख्या के रूप में जाना जाता है, यानी परफेक्ट नंबर के रूप में जाना जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 6 और 28 पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि 6 का गुणनखंड करके देखिए तो हम लोग पाते हैं कि 6 का गुणनखंड यहाँ 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 6 हो रहा है, 12 हो रहा है, और सबको जोड़ने पर दोस्तों देखिए सबको जो जब जोड़ते हैं तो गुणनखंडों का योगफल यहाँ 12 प्राप्त हो रहा है। 1 + 2 + 3 + 6 यानी जोड़ने पर कितना हो गया? 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12 हो रहा है। यानी यदि सभी गुणनखंडों को जोड़ा जाए और योगफल उस संख्या का दोगुना आ जाए तो उसे परफेक्ट नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखें 6 जो है एक संपूर्ण संख्या है। इसी तरह से 28 को देखिए, 28 का गुणनखंड होगा 1 1 2 4 7 14 और 28, और सभी संख्याओं को जोड़ करके देखिए दोस्तों, सबको जोड़ने पर जो है 56 यानी 56 प्राप्त होता है, और ये 56 जो है 28 का दोगुना है, इसलिए 28 संपूर्ण संख्याएं कहलाएगी। अंग्रेजी में इसे परफेक्ट नंबर के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से जान गए जो परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो जाए तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब जो है रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन देखिए, आप क्या क्या सीखे हैं। पहले आप गुणनखंड और गुणज निकालना सीख गए हैं, तो अब जो है गुणनखंड और गुणज पे आधारित कुछ क्वेश्चन जो है देखते हैं। देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 है यहाँ, और इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन का ए नंबर में है 24 का गुणनखंड यानी फैक्टर लिखना है। तो 24 का गुणनखंड लिखेंगे तो सबसे पहला गुणनखंड तो यहाँ 24 का जो है सबसे पहला गुणनखंड 24 का 1 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड लग रहा है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, उसके बाद 8 से 24 में लग रहा है भाग तो 8 भी होगा, फिर देखिए 12 होगा, और 12 के बाद जो है 24 भी होगा दोस्तों। तो इस तरह से देखिए 24 का सभी गुणनखंड लिख लिए। 24 का सभी गुणनखंड एक बार फिर से देख लीजिए। 24 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 होगा, 2 से भी लग रहा है पूरा पूरा भाग तो 2 होगा, 3 से लग रहा है तो 3 होगा, 4 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है, फिर 12 से और 24 से, तो ये 24 का गुणनखंड हुआ। इसी तरह से दोस्तों
दूसरा नंबर क्वेश्चन है 15 का गुणनखंड निकालना है। तो 15 का गुणनखंड देखिए, 15 किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है? 1 से हो जाएगा, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, फिर दोस्तों देखिए 4 से नहीं होगा, 5 होगा इसका गुणनखंड, फिर 5 के बाद जो है अब अगली संख्या केवल 15 मिलेगा। तो ये 3, 1, 3, 5 और 15, ये 15 का गुणनखंड हुआ। इस तरह से आप जान गए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब बाकी क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई, ये आपको खुद से करके देखना है। 2 क्वेश्चन हम आपको बता दिए और बाकी इसी तरह से आप गुणनखंड निकालिए। फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो आपको निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो दोस्तों यहाँ 5 गुणज लिखना है। 5 का पहला गुणज, अगर यहाँ जो है मल्टीपुल लिखना है तो मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 5 गुणज लिखना है तो पहले पहला गुणज हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हुआ। दूसरा गुणज हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तीसरा नंबर गुणज होगा, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 हो गया। फिर इसी तरह से चौथा गुणज होगा, 5 को 4 से गुना कीजिए तो 20 हो गया। और 5वां गुणज दोस्तों, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो गया। इस तरह से जो है आप अनंत गुणज लिख सकते हैं। और यहाँ केवल 5 लिखना था और प्रथम 5 कह रहा था, इसलिए प्रथम 5 लिखे हैं। तो इसी तरह से अब जो है आप 8 का लिख करके देखिए। 8 का प्रथम 5 गुणज लिखना है तो पहला गुणज तो 8 हो जाएगा, दूसरा नंबर जो है 16 हो जाएगा। दोस्तों 8 का जो है पहाड़ा पढ़ते जाइए और ये गुणज मिलता जाएगा। जैसे देखिए 8 फिर 16 हो गया, 8 को 3 से गुना करेंगे 24 हो गया, फिर जो है 32 हो गया, फिर 40 हो गया। इस तरह से जो है इसका ढेर सारा गुणज निकलेगा। और प्रथम 5 लिखना था तो 5 हो गया। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, इसको सी नंबर जो है आप SW के रूप में जो है घर पे बना करके देखिएगा। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है यहाँ। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, सस्तंभ 1 की संख्याओं का सस्तंभ 2 की संख्या से मिलान करना है। दोस्तों यहाँ सस्तंभ 1 में देखिए 5 संख्या दी गई है और सस्तंभ 2 में भी यहाँ कितना 6 संख्या दी गई है और इसमें मिलान करना है, जिससे जो मिलेगा उसको मिलाइए। तो देखिए 35 को किससे मिलाएंगे? 35 से 35 8 का गुणज नहीं है। 7 का गुणज 35 हो जाएगा। 70 का गुणज नहीं होगा। 30 का गुणनखंड 30 का गुणनखंड भी 35 नहीं होगा। 50 का गुणनखंड भी नहीं होगा। 20 का गुणनखंड भी 35 नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ 7 का गुणज जो है 35 होता है, तो 7 का गुणज 35 से मिलेगा। 35 को 7 के गुणज से मिला देंगे। अब फिर दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर यहाँ 15 है और 15 किससे मिलेगा? सोचिए आप। 15 8 का गुणज नहीं है। 8 को पढ़ने पर जो है 15 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। फिर 70 का गुणज तो नहीं होगा। 70 का गुणज पहला गुणज 70 होगा, उससे आगे होगा 140, 221, इस तरह से गुणज होगा, तो ये 70 का भी नहीं होगा। 30 का गुणनखंड, हाँ दोस्तों ये जो है 15 30 का गुणनखंड है, यानी 15 से पूरा 30 में भाग लग रहा है, तो ये गुणनखंड 15 जो है 30 का गुणनखंड कहलाएगा। तो 15 को आप मिलाइए 30 से। फिर देखिए तीसरा नंबर 16 है और 16 जो बचा है उस देखिए इधर सस्तंभ 2 में 8 का गुणज, तो 8 का गुणज 16 हो जाता है दोस्तों, तो ये मिल जाएगा फर्स्ट नंबर से। उसके बाद देखिए 20 को किससे मिलाइएगा? 20 70 का गुणज तो नहीं, 70 का गुणज 20 नहीं होता है। 50 का गुणनखंड भी 20 नहीं होता है और 20 का गुणनखंड, तो दोस्तों 20 का गुणनखंड स्वयं 20 भी होगा, तो 20 को इससे मिला दीजिए, 20 का गुणनखंड। उसके बाद देखिए दोस्तों 25 बच गया है। सस्तंभ 1 में 25 बचा हुआ है और सस्तंभ 2 में 2 संख्या बच गया है, एक 70 का गुणज और दूसरा 50 का गुणनखंड। तो देखिए 70 का गुणज तो 70 से स्टार्ट होगा, 70 140 221 इस तरह से आगे बढ़ेगा और 25 इसका गुणज नहीं होगा, तो एक संख्या बच गई 50 का गुणनखंड। तो 50 का गुणनखंड दोस्तों 25 होता है, क्योंकि 25 से पूरा यहाँ 50 में भाग लग जाएगा, तो इसको हम लोग मिला देंगे, 25 को 50 का गुणनखंड से मिला देंगे। तो इस तरह से दोस्तों मिलान करना भी आप सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए चौथा नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। तो दोस्तों यहाँ 9 का सभी गुणज लिखना है और 100 से कम होना चाहिए। तो देखिए देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो 9 का प्रथम गुणज जो है 9 ही होगा, तो 9 लिखेंगे। फिर इसी तरह से जो है 9 को पढ़ते पहाड़ा पढ़ते जाइए। 9 का 18 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर जो है 36, फिर 45 हो गया, 45 के बाद जो है 54 हो गया, 54 के बाद दोस्तों देखिए 63 हो जाएगा, 63 के बाद फिर 72 हो जाएगा, 72 के बाद फिर 81 हो जाएगा, 81 के बाद देखिए 90 हो जाएगा, 90 के बाद दोस्तों 99 हो जाएगा। और 100 से कम ही लेना था तो दोस्तों 99 तक ही लेंगे, क्योंकि अब इससे अगला अगला गुणज लेंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगा। तो 100 से कम कह रहा था तो यहाँ तक ले लिए। तो इस तरह से जो है गुणज लिखना और गुणनखंड लिखना आप जान गए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक बार जो है आप फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए। देखिए गुणज देख लीजिए दोस्तों। गुणज जो है जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या दोनों मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। जैसे देख लीजिए दोस्तों, 8 को 9 से गुना कर रहे हैं, यानी एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या 9 है। दोनों को गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है 72 प्राप्त हो रही है, और 72 दोनों संख्या का गुणज कहलाएगी। 8 का भी गुणज 72 हुआ और 9 का भी गुणज 72 हुआ। तो देखिए दोस्तों अब इस तरह से आप गुणज सीखे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों वेट कीजिए। अब दोस्तों गुणनखंड के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड को अंग्रेजी में आप देखे थे फैक्टर कहते हैं। जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देती है तो उसे दूसरी संख्या का गुणनखंड कहते हैं। दोस्तों देखिए जैसे 18 का गुणनखंड लिखना है तो 18 1 से पूरा विभाजित हो रहा है, 2 से भी पूरा विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है और 18 से भी हो रहा है। तो ये सभी संख्या 18 का गुणनखंड हुआ। तो दोस्तों गुणनखंड की विशेषता देख लीजिए। गुणनखंड की विशेषताएं क्या है? एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। ये दोस्तों एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। सबसे छोटा गुणनखंड कहेगा तो 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होगी। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट याद रखिए, किसी भी संख्या के एक गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे छोटे हो सकते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के या तो बराबर होगा या नहीं तो उस संख्या से छोटा होगा। और गुणनखंडों की संख्या दोस्तों सीमित होती है, याद रखना है, आप देख चुके थे। और पांचवा नंबर पॉइंट देखिए, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। ये लाइन तो पहले ही देख चुके हैं। अब इस तरह से दोस्तों देखिए, जैसे 28 का गुणनखंड निकालना है तो 28 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा, क्योंकि इन सभी संख्याओं से 28 में भाग लग रहा है। अब दोस्तों सीटेट के एग्जाम में अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे। सीटेट के एग्जाम में गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों का योगफल, ये निकालने के लिए पूछता है। तो देखिए गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं। गुणनखंडों की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणज अनगिनत होते हैं,
परंतु गुणनखंड सदैव सीमित होते हैं। इसलिए हम गुणनखंडों की कुल संख्या का पता लगा सकते हैं, लेकिन गुणजों की कुल संख्या का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये अनगिनत होती है। गुणज अनगिनत होती है और गुणनखंड सीमित होती है। इसलिए सीमित वाला हम लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन अनगिनत वाला तो पता नहीं लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, गुणनखंडों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। इसके उपरांत प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की घात में एक जोड़कर आपस में गुणा करके तब जो है गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पहला क्वेश्चन है 200 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है ये निकालना है। यानी 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे ये हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है 200 का जो है अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। देखिए 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर पहले अभाज्य संख्या से ही लगाना है, और एक एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 2 से लगाएंगे। 2 प्रथम अभाज्य संख्या होती है। यहाँ 2 से लग रहा है 200 में भाग, तो देखिए 2 से लगाए 100 आया, फिर 2 से लगाए तो फिर जो है 50 आया, फिर 2 से लगाए 25 आया, फिर अब जो है 2 से नहीं लगेगा तो 3 से भी नहीं लगा तो 5 से लगाएंगे। देखिए 5 से लगने पर फिर 5 आता है, फिर लास्ट में 5 से लगाएं। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के 200 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर देखिए दोस्तों कैसे आता है। 3 बार 2 आया है तो 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 बार 5 आया है तो 5 गुना 5, और इसको पावर के रूप में लिख लीजिए। 3 बार 2 है तो 2 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर 2। और दोस्तों बताए थे गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में एक जोड़ करके गुना करना है। तो दोस्तों देखिए 2 पर पावर 3 है तो 2 में 3 पावर 3 था तो 3 में 1 जोड़ दिए हैं और गुना करेंगे। फिर 5 पर पावर 2 है तो 2 में भी 1 जोड़ दिए हैं और इस दोनों को गुना करेंगे जोड़ने के बाद। तो 3 और 1 4 हुआ, और फिर यहाँ 2 और 1 3 हुआ। 3 और 4 को गुना करने पर दोस्तों 12 प्राप्त हुआ और गुणनखंडों की संख्या यही हुई। 200 के गुणनखंडों की संख्या 12 हुई। दोस्तों इसको आप जांच करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर आप जांचना चाहते हैं तो सबसे पहले 200 का गुणनखंड निकाल करके देख लीजिए आप। 200 का गुणनखंड जो है 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 100 होगा और 200 होगा। और सभी संख्या को जोड़ने पर आपको सभी संख्या को गिन लीजिए कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए गुणनखंडों की संख्या यहाँ 12 ही आया है। तो इस तरह से दोस्तों गुणनखंडों की संख्या आप निकाल सकते हैं। फिर अब आइए अगला क्वेश्चन पूछता है गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। सीटेट के एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार मिला है देखने को। तो आइए दोस्तों गुणनखंडों की संख्या निकालना आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल और एक बार देख लीजिए, कहीं हो सकता है कोई दोस्त नहीं सीखे होंगे। देख लीजिए यहाँ 210 का जो है गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने पर दोस्तों यहाँ जो है आपको 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 ये मिला अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखिए सब पर पावर केवल 1 है, तो 4 संख्या है दोस्तों और चारों पर 1 पावर है। तो बताए थे पावर में एक जो है ऐड करना है और तब जो है सभी को गुना करना है जितना भी होगा पावर। तो यहाँ देखिए 4 संख्या था, चारों पर 1 पावर है, तो सब में जो है 1 जोड़ेंगे और सबको गुना करेंगे। तो यहाँ 1 + 1 गुना 1 + 1 गुना 1 + 1 गुना 1 + 1 4 संख्या था तो 4 बार करेंगे और चारों को ऐड करने पर गुना करने पर देखिए क्या आता है 16 आता है। तो गुणनखंडों की संख्या 16 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप गुणनखंडों की संख्या तो सीख गए हैं। अब गुणनखंडों का योगफल निकालना सीखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संख्याओं के गुणनखंडों का योग, सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर। संख्याओं के गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडों को गुना के रूप में लिख लेते हैं। फिर एक सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग तो करेंगे ही, और एक दूसरा मेथड भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ कौन सा सूत्र दिया हुआ है, एक सूत्र दिया हुआ है। यानी मान लीजिए x कोई संख्या है जिसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग जैसे a पर पावर m, b पर पावर n और c पर पावर p लिखते हैं। तो यदि हमको गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो गुणनखंडों का योगफल इक्वल टू हो जाएगा, जैसे देखिए a पर पावर m है
तो e पर पावर m और अपना मन से जो है पावर में 1 ऐड करना है। पावर में 1 ऐड करेंगे और जितना भी आएगा संख्या उसमें से 1 ऊपर में जो है घटाना है और नीचे में केवल बेस वाला मान a था तो a में से 1 घटाएंगे ये। और फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, यहाँ देखिए b पर पावर n है पावर, तो b पर पावर n और इसमें पावर में 1 ऐड करना है और जो भी संख्या मिलेगा उसमें से 1 घटाएंगे और बेस में b था तो b में से फिर जो है नीचे में b-1 करके भाग देंगे। फिर देखिए तीसरा नंबर जो है c पर पावर p था तो p पावर में 1 जोड़ेंगे और उसमें से 1 घटाने के बाद c-p से भाग देंगे। तो यही सूत्र होता है दोस्तों गुणनखंड के योगफल का, गुणनखंडों का योगफल निकालने का। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में इसको जो है हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ जो है एग्जाम्पल है 50 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 50 का पहले अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए, 2 से लगाएंगे 25 बार में कट गया। फिर यहाँ जो है दोस्तों 5 से लगेगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, 5 से लगेगा और जो 5 बचा तो यही अभाज्य हुआ, अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए 50 को जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5, और अगर पावर के रूप में लिखते हैं तो 2 और गुना 5 और पावर 2। तो दोस्तों देखिए सूत्र के रूप में हम बताए थे पावर जितना रहेगा उसमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ 2 पर पावर 1 था और पावर में 1 ऐड करेंगे और फिर माइनस आगे में 1 देंगे और बट्टा में जो बेस रहेगा बेस में से 1 घटाना है। तो यहाँ बेस 2 था, 2 में से जो है 1 घटा लीजिए, ये हुआ। फिर गुना का चिन्ह और दूसरी संख्या यहाँ 5 पर पावर 2 है तो 5 पर पावर 2 और पावर में 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड कर दिए यहाँ पावर में और उसमें से फिर 1 घटाइए आगे और बट्टा में भी ये बेस 5 था तो 5 और -1 किए और इसका जो भी मान आएगा इसको निकालने पर जो है आपको गुणनखंडों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 पर पावर 2 हो गया और -1 और नीचे में 2 -1 है, फिर मल्टीप्लाई 5 पर पावर 3 हो गया पावर ऐड करने पर और -1 है आगे में तो -1 लिखेंगे और फिर बट्टा में है 5 -1 तो 5 -1 हो गया। अब इस दोनों को जो है सोल्व करने पर आगे पता चलता है। देखिए 2 पर पावर 2 तो 4 हो गया और -1 है तो -1 और 2 में से 2 घटाने पर दोस्तों यहाँ जो है 1 मिला। फिर गुना का चिन्ह 5 और पावर 3 है तो 125 हुआ और -1 और 5 में से 1 घटाने पर 4 हुआ और इसको सोल्व करने पर दोस्तों देखिए 4 से 1 घटाएंगे तो 3 हुआ और 1 से भाग देने पर तो 3 ही मिलेगा। 125 में से 1 घटाने पर 124 मिला और बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4। और दोस्तों इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4 यानी 31 हुआ। 31 को 3 से गुना कीजिए तो 93 मिलता है। तो इस तरह से गुणनखंडों का योगफल 93 आंसर हुआ। यदि दोस्तों आप इसको जांच करना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे जांच करेंगे। पहले जो है 50 के गुणनखंडों को आप लिख लीजिए। यहाँ 50 का गुणनखंड जो है 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 25 होगा और 50 भी होगा। सबको जो है आप जोड़ करके देखिए उतना 93 आ रहा है कि नहीं। सबको जोड़ने पर आपको जो है पता चला जो 93 आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। और एक दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, वह मेथड भी बहुत ही आसान है। तो देखिए हम इसी क्वेश्चन को यानी 50 के सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना ही पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए और अभाज्य गुणनखंड यहाँ आप निकाल चुके हैं पहले ही। तो इसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। देखिए 2 गुना 5 गुना 5 यानी पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 5 और पावर 2 लिखे हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद। उसके बाद दोस्तों ये सूत्र मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप एक ये याद रखिए जो पावर जितना रहेगा उतना तक हमको जाना है और 0 से स्टार्ट करके पावर। तो जैसे देखिए यहाँ 2 पर पावर 1 था तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे 2 पर पावर 0 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1 और इसको एक साथ लिख लीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 पर पावर 2 है तो 5 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 5 पर पावर 0 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2। जहाँ तक जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उतना तक तो जाना ही है। तो उतना तक गए और अब इसका जो है इसको सोल्व कर लीजिए। 2 पर पावर किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब होता है 1। तो दोस्तों यहाँ 2 पर पावर 1 का 0 का मतलब 1 हो गया और मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1 तो 2 हो गया इसका। फिर देखिए मल्टीप्लाई करना है 5 पर पावर 0 तो 1 हो गया, फिर 5 पर पावर 1 तो 5 ही हुआ और 5 पर पावर 2 तो 25। तो इस तरह से अब गुना करेंगे।
फिर देखिए बीच में दोस्तों कुछ जो है यहाँ मिस्टेक हो रहा है। अच्छा दोस्तों, बीच में जो है प्लस का गुना का चिन्ह नहीं होगा दोस्तों। एक मिस्टेक हो गया है यहाँ दोस्तों, इस बीच में जो है प्लस का चिन्ह होगा, इस बीच में प्लस का चिन्ह होगा दोस्तों। यहाँ जो है प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ भी प्लस का चिन्ह होगा, इसमें प्लस का चिन्ह होगा। यही मिस्टेक था दोस्तों, इसलिए जो है रॉन्ग आंसर आ रहा था। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह होगा दोस्तों। देखिए यहाँ 2 पर पावर 0 का मतलब 1 हुआ, फिर प्लस का चिन्ह और 2 पर पावर 1 तो 2 हुआ, और इस बीच में जो है मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा ही। लेकिन ब्रैकेट में फिर देखिए 5 पर पावर 2 था तो हाईएस्ट पावर 2 था तो हाईएस्ट पावर 2 तक जाएंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट करके, तो 5 पर पावर 0 का मतलब 1 हुआ, फिर 5 पर पावर 1 का मतलब 5 ही हुआ, और 5 पर पावर 2 का मतलब जो है 25 हुआ। तो अब देख लीजिए 25, और यहाँ यहाँ जो है देख लीजिए 2 और 1 को गुना किए तो 2 जोड़े तो 3 हो गया, और फिर गुना का चिन्ह, और यहाँ दोस्तों देखिए 1 5 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 1 6 और 6 25 31 हो गया दोस्तों। 31 और 3 को अब गुना कीजिए तो 93। देखिए दोस्तों इस मेथड से भी 93 आ गया। यही मिस्टेक हो गया था, हम लोग जो है ब्रैकेट में गुना का चिन्ह दे रहे हैं तो गुना का चिन्ह नहीं होगा, ब्रैकेट में जो है प्लस का चिन्ह होगा, और बाहर जो है गुना का चिन्ह होगा। तो इस तरह से दोस्तों दूसरा मेथड भी आप जान गए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस क्वेश्चन को जो है दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों। यहाँ आप देखिए, यहाँ जो है 120 का जो है गुणनखंडों का योगफल निकालना है दोस्तों। तो दूसरी मेथड जो हम बताए थे इस मेथड से हल करेंगे। यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड जो है आप 120 का निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पर पावर 3, फिर 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर जो है 1 होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग देखिए सबसे पहले 2 पर पावर यहाँ 3 है तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे। तो 2 पर पावर 0 प्लस बीच में 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3, और इसको एक साथ ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर गुना का चिन्ह देना, और 3 पर पावर जो है 1 है तो 3 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, और इस तरह से फिर गुना का चिन्ह दीजिए, और 5 पर पावर 1 है तो 5 पर पावर पहले 0 लीजिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए और 5 पर पावर 1 लीजिए, और इसको सोल्व कीजिए दोस्तों। देखिए 2 पर पावर 1 मतलब जो है 2 पर पावर 0 मतलब 1 हो गया, और 2 पर पावर 1 तो 2, तो 1 और 2 को जोड़ लीजिए। फिर देखिए 2 पर पावर 2 तो 4 हो गया, 2 पर पावर 3 तो 8 हो गया। इसका सॉल्यूशन दोस्तों कर लीजिएगा आप। फिर देखिए गुना का चिन्ह है बीच में तो गुना का चिन्ह, और 3 पर पावर 0 मतलब 1 हो गया, प्लस 3 पर पावर 1 तो 3 पर पावर 1 तो 3 ही हुआ, फिर गुना का चिन्ह दीजिए। फिर आगे 5 पर पावर 0 तो 1 हुआ, और प्लस का चिन्ह 5 पर पावर 1 तो 5। तो इसका सॉल्यूशन करने पर दोस्तों आगे मिलेगा 2 और 1 2 को जोड़े तो 3 हो गया, 3 और 4 7, और 7 और 8 को जोड़े तो 15 हो गया। 15 और गुना करना है, फिर आगे देखिए 1 और 3 को जोड़ने पर तो 4, तो 15 को 4 से गुना करते हैं तो 15 चौका 60 हो गया, और फिर 60 को गुना करेंगे 5 और 1 6 हो गया। 60 को 6 से गुना कीजिए, तो 60 को 6 से गुना करने पर दोस्तों आएगा 360। तो देखिए यहाँ जो है गुणनखंडों का योगफल 360 आया। अब देखिए फार्मूला से क्या आता है, फार्मूला से जो है 360 आया है कि नहीं देखिए दोस्तों। देखिए
फार्मूला से भी दोस्तों 360 आया है। तो इस तरह से आप जो है जान गए जो गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आप लोगों को जो है HW के रूप में देंगे। आप लोग खुद से बना करके देखिएगा, जो बताए ये समझ में आया कि नहीं। अगर आप समझ गए तो बना करके देखिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको हम दिखा देते हैं, ये आप लोग होमवर्क के तौर पे बनाइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कहता है ज्ञात करने के लिए। तो आपको 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। अभी जो बताए हैं उस फार्मूला से आप ज्ञात कीजिए, या नहीं तो सेकंड मेथड बताए थे वो आपको जो है उस मेथड से बनाइए। जिसमें भी मेथड से बनाना है बना करके देखिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, यही 2 बार आगे है। फिर अगला है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले सबसे छोटा सार्वगुणज कहेगा तो आपको सबसे छोटा कहेगा तो आपको जो है सबसे छोटा कहेगा तो एलसीएम लेना है, और सबसे बड़ा कहेगा तो आपको जो है सबसे छोटा में एलसीएम और सबसे छोटा में एलसीएम और सबसे बड़ा में एचसीएफ निकालना है दोस्तों। लॉसो और मॉसो निकालना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ सबसे छोटा सार्वगुणज है तो सबसे छोटा में आप सबसे पहले आप यहाँ मॉसो इसका निकाल लीजिए, फिर लॉसो निकाल लीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना हम बता दिए थे। पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, और जो भी मिलेगा नंबर उस पर पावर जो रहेगा उसमें 1 ऐड करके सब पावर को गुना करके लिख दीजिए। तो यही गुणनखंडों की संख्या होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 210 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2014 में सितंबर 2014 में पूछा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये लॉसो मॉसो निकालने वाला क्वेश्चन है, और दोनों का अंतर कह रहा है तो अंतर निकालिएगा। यहाँ भी लॉसो मॉसो निकालने वाला है। देखिए 42 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। फिर ये लॉसो मॉसो निकालने वाला है। फिर 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। इस तरह से जो है देख रहे हैं आप, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चैप्टर से। गुणनखंडों की संख्या निकालिए या गुणनखंडों का योगफल निकालिए, या नहीं तो गुणनखंड से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी लॉसो निकालने के लिए कभी मॉसो निकालने के लिए। तो गुणनखंड और गुणज की जानकारी आपको होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। इस तरह से सब क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।